नमस्ते। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अमेरिका में विरोध प्रदर्शन और हिंसा। अप्रवासी प्रवर्तन पर तनाव। आज की सबसे बड़ी खबरों में से एक है अमेरिका में चल रहे व्यापक विरोध प्रदर्शन और हिंसा। लॉस एंजल्स सहित कई शहरों में अप्रवासी प्रवर्तन इमिग्रेशन एनफोर्समेंट को लेकर तनाव बहुत बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़े पैमाने पर निर्वासन की प्राथमिकता के चलते पिछले कुछ हफ्तों से लगातार गिरफ्तारी अभियान चलाए जा रहे हैं। लॉस एंजल्स के फैशन डिस्ट्रिक्ट और एक होम डिपो में हाल ही में की गई गिरफ्तारियों ने शहर में अप्रवासी गिरफ्तारियों की संख्या 100 से अधिक कर दी है। इन कार्रवाइयों के विरोध में हुए प्रदर्शनों ने अब हिंसक रूप ले लिया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लॉस एंजल्स की मेयर कैरन बास ने शहरव्यापी आपातकाल सिटी वाइड स्टेट ऑफ इमरजेंसी की घोषणा की है और शहर के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। इसके अलावा लगभग 700 मरीन सैनिकों को नेशनल गार्ड के साथ मिलकर स्थिति को संभालने के लिए तैनात किया गया है। यह सब तब हो रहा है जब कैलिफोर्निया राज्य संघीय अप्रवासन अधिकारियों के साथ सहयोग को सीमित करता है, सिवाय उन मामलों के जहां अवैध रूप से देश में रहने वाले लोग गंभीर अपराधों के दोषी पाए जाते हैं। इस स्थिति पर दुनिया भर की नजर है, क्योंकि यह अमेरिका के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा असर डाल रही है। रूस यूक्रेन युद्ध, ड्रोन हमलों का नया चरण और शांति वार्ता। रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से चल रहा युद्ध एक नए और तीव्र चरण में प्रवेश कर गया है। यूक्रेन के अनुसार रूस ने हाल ही में लगभग 500 ड्रोन और 7 बैलिस्टिक मिसाइलों से यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा रात भर का ड्रोन हमला किया है। ये हमले यूक्रेन के कई शहरों, खासकर नागरिक ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही और मानवीय संकट पैदा हो रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ये हमले यूक्रेन द्वारा उनके हवाई अड्डों पर किए गए ड्रोन हमलों का जवाब है, जहां परमाणु सक्षम रणनीतिक बम वर्षक विमान तैनात थे। इस बीच दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ता भी चल रही है। इस्तांबुल में रूसी और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडलों के बीच 2 दौर की सीधी शांति वार्ता हुई है। हालांकि इन वार्ताओं में अभी तक युद्ध रोकने पर कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है, लेकिन कैदियों के आदान प्रदान और हजारों मृत और गंभीर रूप से घायल सैनिकों के शवों की अदला बदली पर सहमति बनी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संकेत दिया है कि वे तब तक लड़ते रहेंगे जब तक उनकी शर्तें पूरी नहीं हो जातीं। वहीं यूक्रेनी सेना भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रही है और खार्कीव और लिमन दिशाओं में कुछ अग्रिम सफलताएं हासिल करने का दावा कर रही है। यह युद्ध वैश्विक सुरक्षा और भू राजनीति को लगातार प्रभावित कर रहा है। मध्य पूर्व में इजरायल और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है। ईरान ने हाल ही में एक सनसनीखेज दावा किया है कि उसने इजरायल के गुप्त परमाणु ठिकानों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी का खजाना हासिल कर लिया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA) के प्रमुख राफेल मारियानो ग्रोसी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि ईरान द्वारा जब्त की गई जानकारी इजरायल के सोरेक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर से संबंधित प्रतीत होती है, जिसकी IAEA द्वारा भी जांच की जाती है। हालांकि इजरायल का एक और महत्वपूर्ण परमाणु ठिकाना दीमोना, जहां उसके अघोषित परमाणु हथियार कार्यक्रम का ईंधन माना जाता है, IAEA की पहुंच से बाहर है। ईरान का यह दावा ऐसे समय में आया है जब उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। ईरान यूरेनियम संवर्धन के स्तर को हथियार ग्रेड के करीब ला रहा है। इस सप्ताह पश्चिमी देशों से उम्मीद की जा रही है कि वे IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के समक्ष एक प्रस्ताव पेश करेंगे, जिसमें ईरान को संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था का पालन न करने के लिए दोषी ठहराया जाएगा। यदि ऐसा होता है तो यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जा सकता है, जिससे 2015 के परमाणु समझौते के तहत ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को स्नैपबैक करने की संभावना बढ़ जाएगी। ईरान इस समय अमेरिका के साथ एक अंतरिम परमाणु समझौते पर बातचीत करने की तैयारी कर रहा है,
ताकि प्रतिबंधों या संभावित सैन्य हमलों को टाला जा सके। इजरायल और अमेरिका के बीच भी इस मुद्दे पर बातचीत चल रही है, जहां कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इजरायल की ओर से ईरान पर सैन्य हमले की लगातार धमकियां वास्तव में ट्रंप प्रशासन को ईरान के परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर बेहतर समझौता हासिल करने में मदद कर सकती हैं। एशियाई घटनाक्रम भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़ी एक खबर है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला सहित 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS ले जाने वाले एक्सियोम 4 मिशन को एक बार फिर स्थगित कर दिया गया है। पहले यह लॉन्च 10 जून को मौसम की स्थिति के कारण टाला गया था और अब 11 जून को लॉन्च से ठीक पहले तकनीकी खराबी के कारण इसे फिर से टालना पड़ा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के अध्यक्ष V नारायणन ने बताया कि फाल्कन 9 लॉन्च वाहन के बूस्टर स्टेज के प्रदर्शन को मान्य करने के लिए एक 7 सेकंड का हॉट टेस्ट किया गया था। इस टेस्ट के दौरान प्रोपल्शन बे में लिक्विड ऑक्सीजन लीकेज रिसाव का पता चला है। इसरो टीम ने एक्सियोम और स्पेसएक्स के विशेषज्ञों के साथ चर्चा के बाद यह निर्णय लिया है कि इस लीकेज को ठीक किया जाएगा और लॉन्च को हरी झंडी देने से पहले आवश्यक सत्यापन परीक्षण किए जाएंगे। इस मिशन में शुभांशु शुक्ला पायलट के रूप में काम करेंगे और 14 दिवसीय मिशन के दौरान अंतरिक्ष यान को ISS से डॉक करने का काम भी उन्हीं का होगा। यह मिशन भारत, पोलैंड और हंगरी के लिए 40 से अधिक वर्षों में अपनी पहली सरकारी प्रायोजित मानव अंतरिक्ष उड़ान का प्रतीक है। दल ISS पर 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग करेगा, जिसमें मानव शरीर विज्ञान, AI अनुप्रयोग, जीव विज्ञान और सामग्री विज्ञान पर शोध शामिल हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में 20% की भारी बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे यह 2.55 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए लगभग 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। यह बढ़ोतरी पिछले महीने भारत के साथ हुए घातक संघर्ष के बाद की गई है, जिसने दोनों देशों के संबंधों में 2019 के बाद सबसे बड़ी गिरावट देखी है। इस संघर्ष में मिसाइल और ड्रोन हमले शामिल थे, जिसके परिणाम स्वरूप सीमा के दोनों ओर दर्जनों हताहत हुए थे। यह रक्षा आवंटन सरकार के उच्च शिक्षा, कृषि विकास और जलवायु संबंधी जोखिमों को कम करने के खर्च से काफी अधिक है, जिनके प्रति पाकिस्तान विशेष रूप से संवेदनशील है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने 1750 ट्रिलियन रुपए 52 बिलियन के संघीय बजट का हिस्सा रहते हुए इस वृद्धि की घोषणा की। हालांकि इस बजट में समग्र खर्च में 7% की कटौती की गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कैबिनेट को बताया है, सभी आर्थिक संकेतक संतोषजनक हैं। भारत को पारंपरिक युद्ध में हराने के बाद अब हमें आर्थिक क्षेत्र में भी उससे आगे निकलना है। इस वृद्धि को व्यापक रूप से सांसदों का समर्थन मिलने की उम्मीद है। यह बढ़ोतरी ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान पहले से ही बड़े कर्ज के बोझ और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर मई के महीने में सामान्य से 17 गुना तेजी से पिघली है। यह एक अत्यंत चिंताजनक आंकड़ा है, जो समुद्र के स्तर में वृद्धि और वैश्विक जलवायु पर गंभीर परिणामों का कारण बन सकता है। विश्व मौसम विशेषता नेटवर्क की रिपोर्ट के अनुसार मई में आइसलैंड में रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 13 डिग्री सेल्सियस से अधिक था, जिसका सीधा असर ग्रीनलैंड के पिघलने पर भी पड़ा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के बिना इस तरह की अत्यधिक पिघलने की दर असंभव होती। आर्कटिक क्षेत्र 1969 से बाकी ग्रह की तुलना में 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। यह गर्म तापमान ग्रीनलैंड के स्वदेशी समुदायों के लिए भी खतरा पैदा कर रहा है, जो अपनी पारंपरिक शिकार प्रथाओं के लिए बर्फ पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा यह ग्रीनलैंड और आइसलैंड दोनों में बुनियादी ढांचे को भी प्रभावित करता है, क्योंकि ये क्षेत्र ठंडे मौसम के लिए बने हैं और अत्यधिक गर्मी से बर्फ पिघलने से बाढ़ और सड़कों व अन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान हो सकता है।
यह हम सभी के लिए पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता को दर्शाता है। एक बेहद दुखद खबर ऑस्ट्रिया के ग्राज शहर से आई है, जहां एक स्कूल में हुई गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार एक 21 वर्षीय पूर्व छात्र ने इस घटना को अंजाम दिया और फिर खुद को गोली मार ली। इस घटना के पीछे का मकसद अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन पुलिस ने बताया कि हमलावर के पास 2 हथियार थे, जो संभवतः कानूनी रूप से उसके पास थे। ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर ने इस घटना को हमारे देश के इतिहास में एक काला दिन और एक राष्ट्रीय त्रासदी बताया है। उन्होंने 3 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है, जिसमें ऑस्ट्रियाई झंडे को आधे झुकाया जाएगा। घटना सुबह 10 बजे बोर्ग ड्रेयर्स चुटजेंगास हाई स्कूल में हुई, जिसके बाद 300 से अधिक पुलिस अधिकारियों को घटनास्थल पर भेजा गया और स्कूल को खाली करा लिया गया। पुलिस ने 17 मिनट के भीतर सुरक्षा बहाल करने का दावा किया है। मृतकों में 6 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल थे और बाद में एक 10वीं पीड़ित, एक वयस्क महिला ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। यह घटना स्कूलों में सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर वैश्विक स्तर पर गंभीर सवाल उठाती है।